गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। देखो, हमने कल ही आपकी कक्षा 11 जो है वो स्टार्ट की है, क्लास 11 जो है वो स्टार्ट की है। कल इसका एक वीडियो डाल चुके हैं और आज इसका दूसरा वीडियो रहेगा। कुछ बच्चों ने देखा लेकिन बहुत सारों ने नहीं देखा। अभी तक 14 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐड हैं इसमें, लेकिन बहुत ही कम बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं। शायद होमवर्क तो किसी ने सबमिट किया ही नहीं, तो अपना कार्य जो है वो शुरू कर लें, बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है। आज थोड़ा सा और बता देता हूँ बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी की कल हम जो बात कर रहे थे वो कहाँ तक पहुँचे थे वो बता देता हूँ। बायोलॉजी में हम आपके 11वीं क्लास के 1 नंबर चैप्टर की बात कर रहे थे, जिसका नाम था ऑर्गेनिज्म किंगडम। इस चैप्टर की हम लोग बात जो है वो कर रहे थे। ठीक है, ये 1 नंबर यूनिट का प्रथम चैप्टर था, आपकी किताब का पहला चैप्टर बात कर रहे थे। बायोलॉजी देखिए, आपके पास अगर हम बात करें कि आपने अभी मानस ये बनाया है कि भाई हम बायोलॉजी लेंगे, जैसे आप 10th क्लास जो पास आउट होते हो, अभी आपका रिजल्ट जो है वो आया नहीं है, जैसे ही आता है तो आपके पास, जैसे आप आगे कक्षा 11 की सोचते हो तो 3 ऑप्शन रहते हैं। एक तो रहता है साइंस का, एक रहता है आर्ट्स का और एक रहता है कॉमर्स का। ठीक है, तो कॉमर्स का ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं, 2 ऑप्शन है, साइंस और आर्ट्स। ठीक है, 2 की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है साइंस, हम साइंस की बात करेंगे। आर्ट्स के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो इन तीनों के अंदर अगर हम बात करें तो 2 सब्जेक्ट आपके कॉमन रहते हैं। क्या है? 2 सब्जेक्ट आपके कॉमन रहते हैं कक्षा 11 और 12 में। वो आपके हैं हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश आपके क्या रहेंगे? कॉमन रहेंगे, चाहे आप साइंस लो, चाहे आर्ट्स लो, चाहे कॉमर्स लो। ठीक है, तो इनको कंपल्सरी सब्जेक्ट बोला जाता है, हिंदी और इंग्लिश को। इसके बाद हम साइंस की बात करते हैं, तो साइंस में फिर 2 बातें आ गई। एक तो बात आ गई मैथ की और दूसरी बात आ गई बायोलॉजी की। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर हमारे नहीं है। ठीक है, तो मैथ और बायोलॉजी। मैथ के अंदर 3 जो अलग सब्जेक्ट होंगे वो होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और तीसरा मैथमेटिक्स। 3 ये हो गए। यहाँ पर इन 3 में से 2 फिर से कॉमन रहेंगे। कौन कौन से? एक तो फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक, अब आपके मैथ की जगह क्या हो जाएगा? बायोलॉजी। तो प्यारे बच्चों, मैथ और बायोलॉजी में बस एक सब्जेक्ट का, कहने का मतलब ये है ओनली एक सब्जेक्ट का आपके डिफरेंस रहेगा। वो किसका रहेगा? बायोलॉजी और मैथ का, मैथ और बायोलॉजी का। जिन बच्चों ने मैथ ले रखी होगी उनका तो मैथ का एग्जाम होगा, और जिन्होंने बायोलॉजी ले रखी है उनका बायोलॉजी का। बाकी का पैटर्न जो है वो समान रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश आपकी सेम रहेगी, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। इसके लिए आपको बता देता हूँ, बायोलॉजी में जो प्रवेश करते हैं वो मेडिकल लाइन की ओर जाते हैं। ठीक है, कोई डॉक्टर बनने का सपना लेता है, कोई वैज्ञानिक बनने का सपना लेता है, तभी आपने क्या है, साइंस जो है वो चूज किए हैं। ठीक है, बाकी अन्य जो सेवाएं हैं उनमें जाने के लिए आर्ट्स पढ़ सकते हो। तो साइंस की बात करते हैं बायोलॉजी की। सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में मैंने कल आपको बता दिया था विस्तार से। ग्रीक 2 शब्द ग्रीक भाषा के, एक तो बायोस और एक बताया था आपको लोजिया। ठीक है, बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ, और इसका मतलब क्या होता है? स्टडी। ठीक है, तो जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अर्थात जीवों की संरचना और उनके जैव प्रक्रमों का अध्ययन ही हमने क्या पढ़ा था? डेफिनेशन में पढ़ा था कि इसे बायोलॉजी कहा जाता है। 2 प्रकार भी मैंने आपको बताए थे। देखिए, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, हम धीरे धीरे से आराम से पढ़ेंगे। कक्षा 11 की जो बुक है, छोटा सा सिलेबस है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पहले बहुत बड़ा सिलेबस था, इस बार बिल्कुल छोटा सा आपका सिलेबस है। तो आप एक बार कल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पूरा उसको भी देखें। ठीक है, तो हमने बायोलॉजी की बात की थी, 2 इसकी मुख्य शाखा की बात की थी, ब्रांचेज 2 भाग इसके होते हैं, एक तो पादप विज्ञान और एक जंतु विज्ञान। बॉटनी एंड जूलॉजी मैंने आपको बताया था।
ठीक है, तो अब हम जो कल वाले के आगे बात करते हैं वो क्या रहेगी। देखिए कल मैंने आपको जीव के प्रकार बताए थे, जीव के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ये बताए थे, और मैंने आपको दो बता दिए थे कि कोशिका के आधार पर, एक तो पादप बता दिया और एक क्या बता दिया था, जंतु बता दिया, प्लांट एंड एनिमल्स दो बता दिया आपको। लेकिन अगर हम जैविक लक्षणों के आधार पर, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर अगर ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स की बात करते हैं तो वो फिर से दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं वो दो प्रकार, एक तो होता है प्यारे बच्चों सजीव लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और एक होता है निर्जीव अर्थात नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक तो होता है सजीव लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दूसरा होता है निर्जीव नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अर्थात जो जीवित होते हैं उन्हें सजीव और जो मर जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, निर्जीव कहा जाता है। ये बिल्कुल एक समझने के लिए मैंने ये बातें बोली हैं, बाकी इनको हम जैविक लक्षणों के आधार पर, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हैं जैविक लक्षणों के आधार पर बांटा है। बात आ जाती है कि जैविक लक्षण फिर क्या होते हैं। जैविक लक्षण क्या होते हैं? ऐसे लक्षण जो शरीर की जो प्रोसेस होती है, शरीर की क्रिया होती है, उसको चलाने का कार्य करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, हम अभी क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, श्वसन की क्रिया कर रहे हैं, O2 को ग्रहण कर रहे हैं और CO2 को आउट कर रहे हैं बॉडी से, तो वो क्या होगी, एक जैविक क्रिया होगी जो हमारी शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती हैं। ठीक है ना, बायोलॉजिकल रिएक्शन जो भी हैं, जैविक क्रियाएं जो हैं वो हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के अंदर संपन्न होती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार उत्सर्जन, जैसे भोजन किया शरीर के अंदर, भोजन होने पाचन हो गया, ये भी बायोलॉजिकल रिएक्शन हो गई। इसके बाद में पाचन हुआ, वो भी उत्सर्जन हुआ। इसके अलावा हम जो गति कर रहे हैं, हम जो वृद्धि करते हैं, ठीक है, उपापचयन होता है, संवेदनशीलता है, ये सब क्या है, जैविक लक्षण है। और यहाँ पे इनका बड़ा महत्व है। सजीव और निर्जीव की परिभाषा में केवल और केवल जैविक लक्षण ही महत्वपूर्ण रखते हैं। इसी के आधार पर हम इनकी जो है परिभाषा या डेफिनेशन जो है वो बनाएंगे। देखिए कैसे, वे जीव, देखिए जीव दोनों में है, निर्जीव में भी है और सजीव में भी है। जीव, वे जीव जो जैविक क्रियाएं करते हैं। जैविक क्रिया का मतलब क्या हुआ, जो श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वृद्धि करते हैं, गति करते हैं, पाचन करते हैं, संवेदनशीलता दर्शाते हैं, आदि क्रियाएं जो हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे, मैं इनके बारे में आपको एक एक बताऊंगा। आदि क्रियाएं जो करते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं, खुद पे ले लेते हैं कि सर हम क्या हैं, तो हम क्या हैं। देखिए अभी हम श्वसन कर रहे हैं या नहीं, यस कर रहे हैं, ठीक है। उत्सर्जन, उत्सर्जन भी करते हैं। वृद्धि, वृद्धि भी होती है, शरीर की वृद्धि हो रही होती है। गति, गति मैं जैसे अभी गति कर रहा हूँ इस प्रकार से। पाचन, भोजन ग्रहण के बगैर तो हम जीवित रह ही नहीं सकते। संवेदनशीलता, पीछे से किसी ने थप्पड़ लगाया तो पता चलता है या नहीं चलता, किसी ने आवाज़ लगाई पता चलता है या नहीं चलता, कोई किसी प्रकार की स्मेल आ रही है तो पता चलता है या नहीं चलता है, ठीक है, और हमें कोई वस्तु दिखाई दे रही है या नहीं, ये सब संवेदनशीलता में। क्योंकि मानव के अंदर 5 ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। एक तो होता है नाक, दूसरा होता है कान, तीसरी होती है आँख, चौथी होती है त्वचा और 5वां जो होती है वो होती है जीभ। तो 5 प्रकार के संवेदी अंग जो हैं वो पाए जाते हैं, तो वो संवेदनशीलता भी दर्शाते हैं। तो हम कौन सी कैटेगरी में होंगे, नॉन लिविंग में होंगे। अब सपोज करते हैं जैसे मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या होंगे, उसके बाद में ये क्रियाएं करेंगे, ये क्रियाएं तब तक जीव में होंगी तब तक वो जीवित है। ये क्रियाएं नहीं होंगी तब उसे मृत घोषित कर दिया जाता है, तब वो किस में गिना जाएगा, निर्जीव में। अर्थात निर्जीव की परिभाषा क्या होगी कि ऐसे जीव जो श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, गति, पाचन, संवेदनशीलता नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, अर्थात निर्जीव कहलाते हैं। समझे मेरी बात को। अब उदाहरण, जैसे मान लीजिए ये चौंक है, ये श्वसन कर रही है, ये वृद्धि कर सकती है क्या, इसको आप कहीं भी रख देना, ये आपको इतनी ही मिलेगी, ठीक है। पाचन करती है, उत्सर्जन करती है, इसको आप कितना भी पीट ले इससे कोई आवाज़ नहीं आने वाली है, अर्थात इसको कितना भी आवाज़ दें ये नहीं सुनने वाली है, ठीक है। तो ये क्या है, निर्जीव वस्तु है।
पंखा है, मोबाइल है, आपका पेन है, आपकी कॉपी है, आपकी टेबल है, वो सब किस में आएंगी, निर्जीव के अंदर आती हैं। वो ये प्रक्रियाएं, जैविक क्रियाएं जो है वो नहीं करती हैं। अब हम बात करते हैं इन सजीव के लक्षणों को। अतः इनको सजीव के लक्षण बोला जाता है, सजीवता के लक्षण या जैविक लक्षण बोला जाता है। इनके हम बात करते हैं एक एक की कि किस प्रकार से जीवों के अंदर वृद्धि होती है, किस प्रकार से गति होती है, किस प्रकार से पाचन की क्रिया होती है, क्यों होती है, ठीक है, किस प्रकार से श्वसन होता है, उन सब की बात हम विस्तार से हम बात करते हैं सजीवता के लक्षणों की। सजीवता के लक्षणों की बात करते हैं। सबसे पहले हम गति की बात करते हैं, मोमेंट जो है, गति की बात जो है वो कर लेते हैं। गति, देखिए किसी भी जीव को ये जानने के लिए कि ये सजीव है निर्जीव है, वो हम गति से पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए कोई भी अगर जंतु है, जैसे मान लीजिए जंतु है, मानव मान लीजिए, तो मानव है, ये गति किस प्रकार से प्रदर्शित करता है, एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पे, जैसे आप मैं यहाँ से यहाँ इधर वाली साइड आया, इधर वाली साइड आया, अर्थात इसका मतलब क्या, मैं गति कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं गति कर रहा हूँ, तो मैं किस में आ गया, सजीव में आ गया। चलो ये तो जंतुओं की बात हो गई, एक स्थान से दूसरे स्थान चलकर गति प्रदर्शित कर देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, पादप किस प्रकार से गति करेंगे। आपने तो हरे पादपों को भी क्या कहा है, हरे पेड़ पौधों को भी क्या कहा है, सजीव कहा है। क्या कहा है, सजीव कहा है। तो फिर ऐसा कैसे संभव है, पादप तो गति नहीं करते, पादप गति करते हैं। पादपों में जो गति होती है वो किस प्रकार से होती है, पादपों के कुछ अंगों में जो है गति होती है, जैसे पुष्पों का खुलना, पुष्प का खुलना व बंद होना, खुलना व बंद होना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इनके अंदर भी है गति होती है, यह आपको याद रखना है। कंपन भी होता है, कंपन से भी क्या है, गति होती रहती है। प्रकाशानुचलन गति भी होती है, प्रकाश की ओर गति करना, ठीक है ना, प्रकाशानुचलन गति हो गई, स्पर्शानुचलन गति हो गई, इसके अलावा कंपनानुचलन गति हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से गति जो है वो प्रदर्शित जो सजीव है वो करते हैं। अगर गति प्रदर्शित नहीं करते हैं तो वो निर्जीव कहलाएंगे। लेकिन पादप, याद रखना, पादप पुष्पों में खुलना, पुष्पों का खुलना बंद होना, पर्णों का इस प्रकार से सिकुड़ना बढ़ना, ये सब क्या है, गति कहलाती है। 2 नंबर बात कर लेते हैं श्वसन की, रेस्पिरेशन की। किसकी, रेस्पिरेशन की बात जो है वो कर लेते हैं, श्वसन की। तो देखिए श्वसन क्या है, श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो होती है, जैव रासायनिक क्रिया होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो हम भोजन, हम जो कार्बनिक पदार्थ ग्रहण करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं, कार्बनिक पदार्थ ग्रहण करते हैं, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों में, किसमें, अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, और जिसके साथ क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। जिसके साथ क्या मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा से क्या है, हमारे शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाएं संपन्न होती हैं। हमारे शरीर की क्या, विभिन्न मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट होती हैं। उपापचय में 2 शब्द हैं, एक तो उपचय और एक अपचय, ठीक है ना। एक तो ऊर्जा का अवशोषण और एक ऊर्जा को ग्रहण करना और एक ऊर्जा को निकालना। तो 2 प्रकार की क्रियाएं हैं, ठीक है। उपापचय क्रियाएं जो है वो हमारे शरीर के अंदर संपन्न करती हैं। तो श्वसन, जिन जीवों के अंदर श्वसन होता है वो क्या कहलाते हैं, सजीव, और जिनमें नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, निर्जीव। संवेदनशीलता, संवेदनशीलता, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया संवेदनशीलता के बारे में। संवेदी अंग जो है, सभी जो सजीव हैं वो संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं, जैसे ताप के प्रति, ठंडा या गर्म होने के प्रति, जल के अंदर, ठीक है, आदि के प्रति क्या है, संवेदनशीलता अपनी प्रदर्शित करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, सजीव जो है वो कहलाते हैं। 4 नंबर बात करते हैं वृद्धि। तो देखिए पादप व जंतु के अंदर वृद्धि जो है वो विभिन्न प्रकार की होती है। और वृद्धि क्या है, हम इतने बड़े थोड़ी थे बचपन से, तो ये क्या है, एक प्रकार की वृद्धि है। पादप हम छोटा सा देखते हैं, बड़ा हो जाता है, वो क्या है, उसके अंदर वृद्धि होती है। तो वृद्धि आप समझ ही गए। 5 नंबर बात करते हैं जनन की, ये इंपॉर्टेंट है।
ये सजीवों का मुख्य लक्षण है जनन, रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। और जनन से ही जीवन जो है वो संभव है। बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जनन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जनन की बात करते हैं तो देखिए जंतु जो हैं वो जनन की प्रक्रिया के माध्यम से नए जंतु उत्पन्न करते हैं, ठीक है। पादप हैं वो इसी प्रकार से जनन की क्रिया करके नए पादप बनाते हैं। तो ऐसा कार्य कौन से जो करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस प्रकार का कार्य करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बाकी के जो गुण रहे हैं, लक्षण रहे हैं, उनकी बात हम कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ आपको जितना कम दिया जाए, आप वीडियो जो है वो कम भेजा जाए, होमवर्क भी आपके पास कम भेजा जाए, जिससे कि आप धीरे धीरे इसको सीखने का प्रयास करो। क्योंकि बायोलॉजी कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ बच्चे, सुना है मैंने कि बायोलॉजी इसलिए लेते हैं कि मैथ्स जो है वो हार्ड है और बायोलॉजी जो है वो इजी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस वहम में मत रहना। सबसे हार्ड सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी है, लेकिन अगर आप इसको समझकर ध्यान से अगर काम करते हो तो बहुत ईजी है। मैथ्स इसलिए ईजी है क्योंकि उसके अंदर सीधा सा सिस्टम है, अगर आप फॉर्मूले सेट करते हो तो आपका आंसर आ जाता है। लेकिन बायोलॉजी पूरी जो है वो आपको याद रखनी पड़ती है, दिमाग से पूरा जो है इसको याद करना पड़ता है। तो बायोलॉजी को समझना पड़ता है, मैथ्स के अंदर फॉर्मूले फिट करने पड़ते हैं। तो इजी कौन हुआ, फॉर्मूले वाला सिस्टम। यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये समझ के बायोलॉजी मत लेना कि बायोलॉजी इजी है। सबसे हार्ड सब्जेक्ट जो है वो साइंस के अंदर बायोलॉजी ही होता है, ठीक है। बाकी आप धीरे धीरे अगर इसको पढ़ते जाओगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेगी। अंत तक आप बायोलॉजी को कुछ नहीं समझोगे, बहुत ही सरल आपको लगेगी, लेकिन आपको हर शब्द का अर्थ जो है वो पता होना चाहिए।